हाँ जी दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में ICIS इंडियन कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हाँ जी, एक मिनट, फ्लाइट की थोड़ी। हाँ जी, हाँ जी, ICIS कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। कल हम लोगों ने ज़्यादा टाइम नहीं था तो ज़्यादा से ज़्यादा 21 या 22 मिनट का लेक्चर कवर किया था और उसमें हमने देखा था रासायनिक अभिक्रिया क्या है तथा यह क्यों होती है। अच्छा, सब लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे, नोट्स भी बना रहे होंगे अच्छे से, तो नोट्स को प्रिपेयर करते रहिए, नोट्स को बनाते रहिए, ताकि लिखते रहेंगे तो लिखने की प्रैक्टिस होगी। अब 20 पेज 15 पेज जितना भी लिख सकें एक दिन में लिखते रहें। हाँ, तो 20 पेज अगर एक दिन में लिखते हैं या 15 पेज लिखते हैं, 10 पेज लिखते हैं, तो इसको भी उसी में नोट कर लीजिए। 2 बार लिखिए, 4 बार लिखिए, ज़्यादा नहीं होता है। 15 मिनट जैसे हमें 45 मिनट बताते लगता है, वैसे 45 मिनट आपको नोट करते लगेगा, बस बात ख़त्म। 3 बार कर लो, 2 बार कर लो। केमिस्ट्री और साइंस चल ही रहा है, मैथ कुछ दिन में मैथ की भी क्लासेस क्लास 10th की और 12th की भी अवेलेबल हो जाएंगी, है ना। ये पैसा गईसा। हाँ जी, तो आगे बढ़ते हैं ज़रा सा। आप लोग अपनी अपनी पढ़ाई लिखाई में मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, ये सब फिक्स है। आगे बढ़ते हैं, कापी कलम लेके बैठ जाइए, पेन और कॉपी हाथ में होनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कहाँ पे कल पहुँचे थे हम लोग? एक लाइन लिखा गया था कल कि क्या लिखा गया था? सभी भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। कौन कौन से? सभी भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। सभी भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन ऊर्जा परिवर्तन के साथ संपन्न होते हैं। किसके साथ? ऊर्जा परिवर्तन के साथ संपन्न होते हैं। हाँ जी, ये लाइन कल हमने कंप्लीट कर ली थी कि सभी भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। हमने क्या देखा था कि एक भौतिक प्रक्रिया हो रही थी, एक भौतिक परिवर्तन हो रहा था और एक रासायनिक परिवर्तन हो रहा था। भौतिक परिवर्तन भी ऊर्जा लग रही थी संपन्न करने में, और रासायनिक परिवर्तन को भी संपन्न करने में ऊर्जा लग रही थी। क्या हो रहा था? ऊर्जा का ह्रास हो रहा था। यदि ऊर्जा का ह्रास हो रहा है, इसका मतलब ऊर्जा परिवर्तित हो रही है ना। ऊर्जा परिवर्तन हो रहा है, ये बात पकड़ने वाली है। क्या है कि ऊर्जा का, इसका ऊर्जा का जो है, ऊर्जा का परिवर्तन, इतना चीज़ देखने लायक है। अब इसी ऊर्जा के परिवर्तन के आधार पर, ये छोड़ दो यहाँ पे, अब सबको पता होगा द्रव्यमान, यहाँ नहीं लिखते, इधर लिखते हैं, है ना। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध, है ना, द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण या फिर द्रव्यमान ऊर्जा संबंध भी बोल सकते हैं। तो द्रव्यमान और ऊर्जा में संबंध क्या होता है? आइंस्टीन जी ने क्या बताया कि द्रव्यमान और ऊर्जा में संबंध होता है E बराबर mc स्क्वायर का, है ना, mc स्क्वायर, जहां E क्या है? E इज इक्वल टू एनर्जी एंड m क्या है? मास। मास बोले तो द्रव्यमान, नहीं तो फिल्म वाला मास समझो, मास आया मास, है ना। नहीं बे, मास द्रव्यमान का है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं जरा सा। मास का मास, मास निकालेगा मास। आगे बढ़ते हैं जरा, खास, है ना, द्रव्यमान है। C क्या है? C इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश की चाल। प्रकाश से पूछो तेरी चाल कितनी है बे, वो बताएगा मेरी चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। तो यहाँ पे नोट पॉइंट में एक लिख लेते हैं, प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। कितनी होती है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दो, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है ना। तो ये संबंध दिया आइंस्टीन ने, है ना। इन्होंने क्या बताया कि द्रव्यमान जो है, द्रव्यमान m, वो एनर्जी में परिवर्तित किया जा सकता है। किसमें? ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। बस
3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड को स्क्वायर करा दो, वर्ग करा दो उसका, मतलब 3 त्रिक का 9 गुणे 10 की घात 16, 9 गुणे 10 की घात 16 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से अगर कोई वस्तु जा रही है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। m मास है, मास को यदि एनर्जी में कन्वर्ट करना है तो प्रकाश की चाल का वर्ग कराना होगा और उनका गुणनफल जो होगा वही एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा उनको, है ना। एनर्जी का परिवर्तन मास में, मतलब यहाँ भी ऊर्जा परिवर्तन हुआ। क्या हुआ? ऊर्जा परिवर्तन। एक चीज यहाँ भी मिल गया, ऊर्जा परिवर्तन। लेकिन यहाँ ये देखने वाली बात है कि जिसमें द्रव्यमान था, जिसमें जो द्रव्यमान है, जिसमें भार है, जैसे कुछ उठाते हैं यहाँ से अलग चीज़ कुछ, जैसे कि ये कलर उठाते हैं, है ना, ये रंगोली कलर है ना, तो इस कलर को, इसमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान है ना, 4 ग्राम 10 ग्राम 20 ग्राम कुछ ना कुछ है। जैसे ही इसे अगर एनर्जी में बदलना हो, मतलब केवल अनुभव करने लायक हो, ये गायब हो जाए। गायब करने के लिए क्या करेंगे? अच्छा, गर्म करेंगे तो गायब हो जाएगा? नहीं होने वाला है, क्योंकि गर्म करने पर पिघलेगा, बस रूप परिवर्तित होगा, लेकिन ऊर्जा का परिवर्तन होगा, रूप परिवर्तन होगा, लेकिन मास से एनर्जी नहीं बन जाएगी, है ना। तो करना क्या होगा? इसे प्रकाश की चाल के स्क्वायर से, प्रकाश की चाल के वर्ग से अगर ऐसे फेंका जाए, थ्रो किया जाए, इतना तेज फेंका जाए कि प्रकाश की चाल के स्क्वायर करने पर जो आए मान, उतने की चाल से अगर ये जाने लगे तो ये एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, इसका मतलब मास से एनर्जी, द्रव्यमान से ऊर्जा, द्रव्यमान से ऊर्जा। तो हुआ क्या यहाँ पे? ऊर्जा का परिवर्तन। जो चीज़ द्रव्यमान में थी, जो चीज़ द्रव्य थी, वो ऊर्जा में परिवर्तित हो गई, है ना। जो चीज़ द्रव्य थी वो ऊर्जा में परिवर्तित हो गई। तो ऊर्जा परिवर्तन यहाँ भी हुआ, हमने यहाँ भी देखा था ऊर्जा परिवर्तन। तो सभी भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन ऊर्जा परिवर्तन होने के लिए साथ संपन्न होते हैं। द्रव्यमान और ऊर्जा में संबंध बनाए रखने के लिए ये एक दूसरे में परिवर्तित होते रहते हैं, मतलब द्रव्यमान से ऊर्जा बनेगी और ये भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन होते रहेंगे, है ना। तो द्रव्यमान से ऊर्जा बनती रहेगी, जो मतलब बनती होगी, अगर बनाएं तो बन सकती है ना। तो सभी भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन ऊर्जा परिवर्तन के साथ संपन्न होते हैं तथा ये संबंध बनाने के लिए एक दूसरे के रूप में परिवर्तित होते रहते हैं तथा E बराबर mc² का संबंध बनाए रखने के लिए परिवर्तित होते रहते हैं। कहाँ से? के लिए एक रूप से दूसरे रूप में, कहाँ पे? एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होते रहते हैं, परिवर्तित होते रहते हैं, है ना। एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होते रहते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, परिवर्तन हुआ तो इसका मतलब क्या हुई? अभिक्रिया हुई, चाहे भौतिक अभिक्रिया हो चाहे रासायनिक अभिक्रिया हो। अभिक्रिया हुई कि नहीं हुई? अगर हुई तो कमेंट बॉक्स में लिख दो कौन सी अभिक्रिया हुई। अभी तो कोई नाम नहीं हमने देखा है। तो परिवर्तित होते रहते हैं, जिससे अभिक्रिया होती रहती है, अभिक्रिया होती रहती है ना। ये देखने वाली बात है कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन हो गया। जैसे हमने हमेशा से एग्जाम्पल देखा है कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स आउट जल। रूप कैसे परिवर्तित हुआ ये देखना है। हाइड्रोजन क्या था? गैस थी। ऑक्सीजन क्या है? गैस है। जल क्या है? द्रव है ना। तो गैस के साथ क्रिया करा के उसको द्रव के रूप में परिवर्तित किया गया। गैस से क्रिया करा के उसको द्रव के रूप में परिवर्तित किया गया। गैस की क्रिया गैस से करा के उसको द्रव के रूप में परिवर्तित किया गया। इसका मतलब भौतिक या रासायनिक अपक्रिया में से कोई एक चीज़ जरूर हुआ। क्यों? क्योंकि इसका परिवर्तन हुआ।
है ना। जब परिवर्तन हुआ साथ साथ ऊर्जा परिवर्तन भी हुआ और रिएक्शन हो गई। ये होता है अभिक्रियाएं क्यों होती हैं, उसका कारण। ये पूरा लिख के आना है अगर पूछे रासायनिक अभिक्रियाएं क्यों होती हैं। सबसे पहले सबको पता है, हम सभी जानते हैं कि सभी भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन ऊर्जा परिवर्तन होने के साथ संपन्न होते हैं। द्रव्यमान और ऊर्जा में संबंध बनाए रखने के लिए एक रूप से दूसरे रूप में बदलते रहते हैं। जैसे ये जल गैस से जल में बदल गया, गैस से द्रव में बदल गया, एक रूप दूसरे रूप में ट्रांसफॉर्म हो गया, कन्वर्ट हो गया, परिवर्तित हो गया। ये क्या कहलाता है, यही एक कारण बनता है कि जिससे अभिक्रियाएं होती हैं। तो क्वेश्चन क्या था हमारा, रासायनिक अभिक्रियाएं क्यों होती हैं। ये क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को मिल चुका है, तो इसको नोट किया जाए 2 मिनट के लिए। आगे बढ़ते हैं जरा सा इसको मिटा के, है ना। ये एक क्वेश्चन हो गया हमारा कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्यों होती हैं। अच्छा, एक रिएक्शन लिख के देखते हैं। अभी हमने एक रिएक्शन कराया था, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से जल बनता है, वही दोबारा कराते हैं, है ना। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स आउट जल, है ना। ये एक रिएक्शन है। कोई दूसरी रिएक्शन लेते हैं, जैसे एक रिएक्शन उठा लेते हैं, क्या कहते हैं, कॉपर सल्फेट प्लस जिंक गिव्स आउट जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। ये हमारे पास 2 रिएक्शन हैं। ऐसे ही हमारे पास हजारों रिएक्शन होंगी, हम किसी की भी किसी के साथ क्रिया कराते जाएं। तो क्या ये लिखना अच्छा है, ये लिखना आसान है? आसान तो नहीं लग रहा मुझे भाई, आसान तो मुझे नहीं लग रहा है। आसान लग रहा हो तो लिखो कमेंट में भैया। कोई बोले इतना लंबा वर्ड कौन लिखेगा भैया कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के संयोग से जल बनता है, इतनी लंबी बात। फिर उस लंबी बात को थोड़ा सा छोटी किया गया, रासायनिक समीकरण बना, मतलब इसको लिख करके कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स आउट जल। लेकिन ये भी अभी बड़ा लग रहा है ना। तो इनको, इनके प्रतीक क्या होता है, हाइड्रोजन का प्रतीक। अगर अर्थसारणी याद हो तो हाइड्रोजन का प्रतीक होता है H2, है ना, H होता है, यहाँ लिखेंगे H2 प्लस ऑक्सीजन को किससे लिखते हैं, O2 गिव्स आउट H2O, जल को बोलते हैं H2O। ये इसकी रिएक्शन हो गई, है ना। तो अच्छा ये बताइए, ये वाली ज़्यादा आसान है कि ये वाली? मेरे ख्याल से तो ये वाली ज़्यादा आसान है, क्योंकि 3 लाइन में हमें लिखना था, हमने लिख दिया। क्या किया, लिख दिया। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स आउट जल। अब बात आती है इसको कैसे लिखेंगे, है ना। इसको भी लिख देते हैं। तो कॉपर सल्फेट CuSO4 प्लस Zn गिव्स आउट ZnSO4 प्लस Cu, है ना। ये लिखना ज़्यादा आसान है कि ये लिखना ज़्यादा आसान है? हिंदी वाला ज़्यादा लंबा जाएगा, और उसके प्रतीक से अगर लिख लिया हमने तो बहुत छोटे में ही हमारा काम हो जाएगा, है ना। तो अगर जिसको इतना छोटा अच्छा लग रहा है या इतना बड़ा, तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को, किसको, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को उसके प्रतीक और चिन्हों द्वारा, उसके प्रतीक और चिन्हों द्वारा, ये है इसका प्रतीक या फिर चिन्ह, मतलब मार्क। प्रतीक क्या है, प्रतीक जिससे उसको इंडिकेट किया जाए, इंडिकेशन दिया जाए, भैया यहाँ पे पानी है तो H2O है ना, H2O है ना। हिंदी लिखने से तो अच्छा है कि इसमें हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है ना।
कहीं पे नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन लंबा पड़ जाएगा लिखने में, जैसे नाइट्रोजन लिखना हो अगर NIT है ना, इतना लंबा, लेकिन डायरेक्ट N2 लिख दें कंप्लीट, तो ये वाला ज़्यादा आसान है कि ये वाला लिखने में, तो ये वाला ज़्यादा आसान है। तो इसकी सरल फॉर्म बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इनके रासायनिक समीकरण जो दिए होते हैं, रासायनिक समीकरण जो दिए होते हैं, नहीं, रासायनिक अपक्रियाएं जो दी गई होती हैं, उनको उनके प्रतीक और चिन्ह द्वारा हम क्या करते हैं, निरूपित कर देते हैं। और निरूपित करने पर ये जो समीकरण प्राप्त हुई, यही है हमारी रासायनिक समीकरण। हेडिंग डालना है आगे, रासायनिक समीकरण, है ना, रासायनिक समीकरण। इंग्लिश में बोले तो केमिकल इक्वेशन, क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन। आगे जरा सा देखते हैं कि कोई भी रासायनिक अपक्रिया दी गई हो, उस रासायनिक अपक्रिया को उसके प्रतीकों जैसे कॉपर सल्फेट का प्रतीक CuSO4, जिंक का Zn, उसके प्रतीक और चिन्ह द्वारा निरूपित करने पर जो समीकरण प्राप्त होती है, ये जो समीकरण प्राप्त हुई है, यही रासायनिक समीकरण है। क्या है, रासायनिक समीकरण। तो किसी रासायनिक अपक्रिया में उपस्थित जो भाग लेने वाले जो हैं, अब मेरे ख्याल से एक टॉपिक छूट गया है, अभिकारक, उत्प्रेरक और उत्पाद, नहीं हो गया था, पहले ही लेक्चर में हमने कवर कर लिया था। तो जो अभिकारक भाग ले रहे हैं, जो उत्पाद निकल के आ रहा है, और जो उत्प्रेरक भाग लिया होगा, अभी तो उत्प्रेरक के बारे में हम नहीं बता पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे लिखना ज़रूरी नहीं है, नहीं तो फालतू में लॉन्ग हो जाएगा, है ना। तो इनको क्या किया हमने, इनके प्रतीकों के रूप में लिख दिया और आसान बना दिया, तो प्राप्त क्या हुआ, रासायनिक समीकरण। तो यहाँ पर डिफिनीशन क्या लिखेंगे रासायनिक समीकरण की, खुद से जिसको आ रही हो डिफिनीशन तुरंत कॉपी में लिख डालो, जल्दी लिखो, टाइम नहीं है। लेट्स गिनती शुरू करते हैं, है ना, कौन कौन कितनी जल्दी लिख लेता है। 10 से 1 तक गिनती गिनना है, उल्टी गिनती। जो लिख लेगा वो कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में P लिख के भेजेगा, है ना, P%, और जो नहीं लिख पाएगा वो एब्सेंट। जो लिख लेगा उसे 10/10, जो नहीं लिख पाए उसे 0/10, है ना। 10, 9, 8, 7, 6, अमेरिका वाली भाषा में बोले तो 5, 4, 3, 2, 1। जो भी लिख लिया हो वो P लिख के भेजे, और जो नहीं लिख लिया है वो A लिख के भेजे। आगे बढ़ते हैं, जरा सा डिफिनीशन लिखते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को उनके चिन्हों व प्रतीकों द्वारा, किसके द्वारा बच्चों, चिन्हों व प्रतीकों द्वारा निरूपित करने पर जो समीकरण प्राप्त होती है उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। हाँ जी बच्चों, जल्दी से नोट कर लो इसको, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, है ना, जल्दी से नोट कर लो। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, और नहीं नोट किया होगा तो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। ये जिसको ना समझ में आओ कमेंट कर सकता है, अगली सेक्शन में बता दिया जाएगा, है ना,
तो ये था हमारा रासायनिक समीकरण। अब हम कुछ रासायनिक अपक्रियाओं को लिखेंगे और उसको रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित करेंगे। जो परिवर्तित कर लेगा उसके लिए बहुत अच्छा है, जो नहीं कर पाएगा एक बार दोबारा वीडियो को देख लीजिएगा। चलते हैं आगे ज़रा सा, है ना, आ जाओ। सबसे पहली शुरुआत करते हैं हम लोग, छोटी सी शुरुआत, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिव्स आउट अमोनिया। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के संयोग से अमोनिया गैस बनती है ना। तो नाइट्रोजन का फॉर्मूला सबको पता होगा, N2 + H2 गिव्स आउट NH3। ये होता है हमारा रिएक्शन। ये हमारा क्या है, मतलब वो रासायनिक समीकरण है ना। ये है हमारा रासायनिक समीकरण। अब रासायनिक समीकरण में आप लोगों को एक बार दोबारा बता देते हैं कि किसी भी रासायनिक अपक्रिया जो हिंदी में लिखी गई हो या फिर किसी भी भाषा में लिखी गई हो, उसको उनके चिन्ह द्वारा और प्रतीक द्वारा निरूपित करने पर जो इक्वेशन प्राप्त होती है, वो समीकरण जो प्राप्त होती है, वही रासायनिक समीकरण कहलाती है। किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को उनके सूत्रों एवं प्रतीकों द्वारा चिन्हों द्वारा निरूपित करने पर जो समीकरण प्राप्त होती है, वही रासायनिक समीकरण कहलाती है। चलिए, इससे समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं जरा सा दूसरे पे। अब बात आती है, क्या कहते हैं उसको, है ना, कि एक और कोई ले लेते हैं, जैसे हाइड्रोजन प्लस क्या लेंगे, ऑक्सीजन। क्या लेंगे, ऑक्सीजन नहीं लेते हैं, आयोडीन ले लेते हैं, आयोडीन। बनाता क्या है ये, हाइड्रोजन आयोडाइड। ये अब इसको जरा सा इनके प्रतीक के रूप में लिखते हैं, H2 + I2 गिव्स आउट 2HI। ये हुई हमारी रिएक्शन। अब बताइए जरा, ये बड़ी है कि ये बड़ी है? ये तो हमारी छोटी हो गई ना, और जो जितना छोटा है उतना अच्छा समीकरण, इसीलिए तो रासायनिक समीकरण को बनाया गया कि ताकि थोड़ा थोड़ा मेहनत कम करना पड़े बच्चों को, है ना। स्टूडेंट हैं ये सब, विद्यार्थी हैं, विद्या की अर्थी उठाने वाले हैं, विद्या पे सवार होकर चलने वाले हैं। विद्यार्थी विद्या पे सवार होकर चलते हैं, विद्या की अर्थी उठा देते हैं, विद्यार्थी, है ना, कुछ भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं जरा सा। एक और रिएक्शन, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स आउट हाइड्रोजन क्लोराइड। क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो इसकी भी एक रिएक्शन लिखते हैं, है ना। क्या लिखेंगे कि H2 + Cl2 गिव्स आउट HCl, और संतुलित कर देते हैं तो 2HCl, है ना। ये हमारी रिएक्शन प्राप्त हुई। तो जिनको समझ में आ गया है वो कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि सर समझ में आ गया, भैया समझ में आ गया है ना। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, इसको ज़रा सा नोट कर लिया जाए 2 मिनट के लिए, जल्दी से नोट कर लिया जाए, टाइम नहीं है बिल्कुल हमारे पास, है ना। चलें आगे बढ़ें, ज़रा सा बढ़ें आगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं ज़रा सा, चलो मिटाते हैं। ये हो गया हमारा रासायनिक समीकरण। अब ये भी पता होना चाहिए रासायनिक समीकरण कितने प्रकार का होता है। बात आती है रासायनिक समीकरण के प्रकार।
समीकरण के प्रकार। ये रासायनिक समीकरण जो हमने लिखा ये होता कितने प्रकार का है ना, कितने प्रकार का होता है। जैसे 1 प्रकार का होता है, 50 प्रकार का होता है, 100 प्रकार का होता है, 1,00,000 प्रकार का होता है। अबे होता कितने प्रकार का है? तो ये होता 2 प्रकार का है। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। इंग्लिश में लिखें तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस। है ना, रासायनिक समीकरणें 2 प्रकार की होती हैं। क्या होती हैं? रासायनिक समीकरणें 2 प्रकार की होती हैं। लिख लेना है जरा सा कि रासायनिक समीकरणें 2 प्रकार की होती हैं। कितनी प्रकार की? 2 प्रकार की होती हैं। अब ये हैं कौन कौन सी, जरा सा देख लेते हैं। पहली आती है संतुलित रासायनिक समीकरण। क्या आती है? संतुलित रासायनिक समीकरण, है ना। जैसे 2 लोग थे घर में, 2 भाई बहन थे, हाँ, और पापा जी आए, दोनों को पैसा देने लगे। तो क्या संतुलित पैसा मतलब बराबर मात्रा में पैसा दें कि एक को 10 दे के चले जाएं, एक को 5 दे के चले जाएं? ऐसा तो नहीं है ना। तो उन्होंने क्या किया, एक को 10 रुपये दिया, दूसरे को भी 10 रुपये दे दिया, दोनों इक्वल। अच्छा, अगले दिन जब आए तो एक को 100 रुपये दे दिया, दूसरे को भी 100 रुपये दे दिया, दोनों भाई बराबर, है ना, 2 भाई बहन बराबर पैसा पाए। एक दिन और आए, उन्होंने फिर से 10 दिया और फिर से 10 दिया। एक दिन और आए, 1,00,000 दिया तो इनको भी 1,00,000 दिया। इसका मतलब क्या है कि दोनों साइड उन्होंने क्या किया, बराबर बराबर दिया। जैसे दादाजी थे, मान लो दादाजी थे, बाबा जी को ले लो, है ना, बाबा जी, इनके 2 जने हैं, 2 लड़के, है ना। एक आपके पापा जी हैं और एक चाचा जी हैं। अच्छा, अब चाचा जी के भी कई लोग हैं घर में, है ना। पापा जी के भी 2 लोग हैं और चाचा जी के भी 2 लोग हैं। मान लो पापा जी के भाई और बहन 2 लोग हैं, और यहाँ पे भाई और भाई 2 लोग हैं, है ना। ऐसा मान सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं जरा सा। तो जो बाबा जी होंगे वो पैसा इधर भी देंगे और इधर भी। मान लो इनका घर अलग है ना, ये इनका अलग घर है और ये इनका अलग घर है। तो जो दादाजी चाचा जी पैसा देंगे बाबा जी, वो इनको अगर 100 रुपये दे रहे हैं तो इनको भी 100 रुपये देने ही देना है ना। 100 रुपये अगर इनको दिए तो 100 रुपये उनको देना पड़ेगा। अगर इनको 1,000 देते हैं, 1,000 रुपये देते हैं तो इनको भी 1,000 रुपये देना पड़ेगा। मान लो इन्होंने 1,000 दे दिए इधर, 1,000 दे दिए इधर। अब बारी आती है इन दोनों में बंटने की। तो इन्हें क्या करना होगा, इन्हें 500 रुपये मिलेगा और इन्हें 500 रुपये मिलेगा। इन्हें क्या होगा, 500 इन्हें मिलेगा और 500 इन्हें मिलेगा। मान लो कोई तीसरा भी था यहाँ पे, है ना, इनकी एक बहन भी थी, तो ये रेशियो कम हो जाएगा इनका, है ना। रेशियो क्या होगा, कम हो जाएगा। अब इनका 3 लोगों में बांटना है तो कैसे बांटेंगे, है ना। मान लो 3 लोगों में बांटना है तो कैसे बांटेंगे, 3 तो हम क्या करेंगे, 1,000 को 3 से भाग कराएंगे, है ना। 1,000 3 से भाग, 3 त्रिका 9 आया 1 0, 3 त्रिका 9 आया 0, 3 त्रिका 1 आया, है ना, 0 आया, 3 त्रिका 9 आया 1, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 3 त्रिका 9, ये क्रम चलता रहेगा। लगभग 333 रुपये एक बंदे को पड़ेंगे। 333, मान लो इन्होंने दे दिया 333 इसको, 333 इसको और 333 इसको, तो 33 3 99 होता है, 1 रुपये कम पड़ रहा है। इसका मतलब 1 में 3 लोगों को और बांटना पड़ेगा। तो उसी 0.4 इतना सबके कैश मतलब पेटीएम वॉलेट से भेज दिया, पॉइंट में पैसे जा सकते हैं पैसे में, है ना। तो अब देखो
दोनों साइड चाहे जो लोग हो। अब तुम बोलोगे कि एक भैया को 500 मिला, एक भाई को 333 रुपये ही मिला, अबे उससे क्या मतलब है, तुम 10 लोग रहोगे तो तुम्हारे साइड तो एक ही हज़ार जाना है। तो वैसे ही सेम बात इसमें होती है कि कितने भी तत्व अभिकारक या कितने भी अभिकारक में कितने भी तत्व आ जाएं, मतलब अभिकारक कितने भी आ जाएं, दोनों में बराबर बराबर जाना है। ठीक है, दोनों में अणुओं की संख्या सेम ही रहनी है। जैसे देखते हैं, इसको जरा सा मिटाते हैं, ये चित्र बना लीजिएगा पॉज करके, है ना, ताकि समझ में ज़्यादा आएगा। तो देखते हैं जरा सा एक रिएक्शन के माध्यम से कि H2 + O2 गिव्स आउट H2O। जरा देखिए, यहाँ 2 हाइड्रोजन था, इसका मतलब उधर भी 2 हाइड्रोजन जाएगा बराबर। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन था तो इनको भाइयों को 2 ऑक्सीजन मिलने वाला है, इधर 2 हो गया। अब इन्हें 4 हाइड्रोजन मिल रहा है, इन्हें 2 हाइड्रोजन मिल जाएगा, है ना, यही तो होता है ना। अब देखो 4 हाइड्रोजन इन्होंने दे दिए, ये हैं बाबा जी, इन्होंने, बाबा इधर थे, उन्होंने दिया इनको 4 हाइड्रोजन, तो उनको अभी 4 हाइड्रोजन देना पड़ेगा। अब वो चाहे अकेला ले और चाहे 2 लोग लें, उससे मतलब नहीं है। इनको मिला 2 ऑक्सीजन तो इनको भी मिल गया 2 1 के 2 ऑक्सीजन। ओके, ऑल क्लियर। तो संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है कि दोनों ओर परमाणुओं की संख्या जो है सेम हो। जैसे देखो, यहाँ 4 हाइड्रोजन थे, हाइड्रोजन के कितने परमाणु, 4 परमाणु। यहाँ ऑक्सीजन के कितने परमाणु, 2 परमाणु। इधर हाइड्रोजन के 4 परमाणु, ऑक्सीजन के 2 परमाणु। इसका मतलब भाइयों में बंटवारा बराबर बराबर का होना ही था। तो जब ये कंडीशन लागू होती है तो वो समीकरण क्या कहलाती है, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। तो संतुलित रासायनिक समीकरण की डिफिनीशन देखते हैं जरा सा। वह समीकरण जिनके दोनों पक्षों में परमाणुओं की संख्या समान होती है। परमाणुओं की संख्या क्या होती है, समान होती है। ठीक है, समान होती है। जैसे परमाणुओं की संख्या समान होना, ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है, मतलब तुम्हारे लेवल का बड़ा ही टॉपिक है कि परमाणुओं की संख्या गिनना पड़ेगा ना, कितना समान है भैया। अभी इधर देखो, हमारे पास कम थे, हमने बराबर किया जोड़ जोड़ के, है ना। वो तो रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं उसमें हम लोग जानेंगे। अभी के लिए परमाणुओं की संख्या जब समान होती है तो नहीं, वह समीकरण जिनके दोनों पक्षों में परमाणुओं की संख्या समान होती है संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती। अब इसको चाहे 2 लोग लें चाहे 1 लोग लें, उससे कोई मतलब नहीं। अभी हम लोग ने एग्जाम्पल से समझ लिया है ना। चाहे एक अकेला बंदा ले और चाहे 2 लोग लें, जाना दोनों साइड बराबर बराबर पैसे हैं। ये नहीं है कि उनके एक के लड़का हैं, इनके 2 हैं, तो हम पैसा उधर कम दे देंगे इधर ज़्यादा देंगे, ऐसा नहीं है। उनको बराबर दोगे, इनको भी बराबर दोगे। वो चाहे 50 लोगों को दें और ये चाहे 10 लोगों को दें, उससे मतलब नहीं है, है ना। तो परमाणुओं की संख्या समान हो तो संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। चलिए एक और रिएक्शन देखते हैं। ये तो था हमारा एग्जाम्पल किसका, संतुलित रासायनिक समीकरण का। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण का हमारा। H2 + I2 गिव्स आउट HI। क्या यहाँ पे बराबर हैं, जल्दी से बताइए, क्या यहाँ पे बराबर हैं? चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए। चैट बॉक्स में हमारी लाइव चैट ऑन है, तो लाइव बताते रहिए। हम देख रहे हैं कि H2 और I2 और HI क्या बराबर हैं, देख के बताइए। ध्यान से देखिए, जल्दी से बढ़ते रहिए, कमेंट ठोकते रहिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब ये वाली बात छोड़ दो। हाँ, करना तो सबका है, जो आएगा पढ़ने वो करके जाएगा, जो नहीं पढ़ना है वो भाग ले यहाँ से, खसक ले भाई। देखो यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ 1, यहाँ 2 आयोडीन, यहाँ 1। इसका मतलब बैलेंस नहीं है। हम बैलेंस करेंगे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे, पूरा समीकरण बैलेंस हो चुका है। 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, 2 आयोडीन 2 आयोडीन, बैलेंस हो चुका है ना। तो वह समीकरण हैं जिनके, देखो इनके 2 लड़के थे, इनके 1 लड़के थे, है ना। तो इनके पास 1 ही गया, इनके पास 1 ही गया, और ये अकेला था। बोला चाचा हम ही लेंगे पूरा, दोनों का दोनों हम ही उठाएंगे। 500 इधर का भी, 500, 1000 इधर का भी, 1000 इधर का भी, 2000 मेरा हुआ, है ना। तो आगे बढ़ते हैं जरा सा। ये रिएक्शन तो हमारी नोट की जाए जल्दी से, है ना। ये दोनों रिएक्शंस नोट कर लीजिए। आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा। संतुलित रासायनिक समीकरण हमारा हो चुका है। अब हमें जानना है इसके बाद
असंतुलित रासायनिक समीकरण। और असंतुलित रासायनिक समीकरण देख करके हम अपने चैप्टर की मतलब इस टॉपिक की और आज की वीडियो की क्लोज ख़त्म करेंगे अपना वीडियो ना, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, लगभग 35-36 मिनट हो चुके हैं हमारे वीडियो के चलते। और हमें अभी 1 घंटे 20 मिनट का अप्रॉक्स वीडियो या फिर 1 घंटे के ज़्यादा नई वीडियो डालना है, क्योंकि डेटा की बचत करनी है थोड़ा सी, है ना, नेट बहुत कम है। आगे बढ़ते हैं, ज़रा सा आगे बढ़ते हैं। क्या आगे बढ़ा जाए कि एक बार और समझाया जाए? तो संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होती है? जिनके दोनों पक्षों में तत्वों एवं परमाणुओं की संख्या समान होती है ना, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। अब बारी आती है दूसरा रूप कौन था, तो इसको नोट हो गया होगा, मिटाते हैं, है ना। इसकी दूसरी समीकरण की क्या प्रकार थी? दूसरा प्रकार क्या है? असंतुलित रासायनिक समीकरण। कौन सा? असंतुलित रासायनिक समीकरण। जैसे अभी यहाँ पे कोई एग्जाम्पल तो है नहीं, फिर भी ज़रा सा देख लेते हैं कि क्या होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण, है ना। असंतुलित रासायनिक समीकरण होता क्या है? तो वह समीकरण जिनके दोनों पक्षों में तत्वों एवं परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती है। क्या नहीं होता? तत्वों एवं परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती है। तो यहाँ पे देखते हैं ज़रा सा कि ये थे बाबा जी, अभी हमने जो एग्जाम्पल देखा था उसी से देखेंगे। एक पापा एक चाचा। अब बात ये आ जाती है कि ये चाचा जी से ज़्यादा प्रेम करते थे, पापा जी से कम करते थे, या फिर पापा जी से ज़्यादा करते थे, चाचा जी से कम प्रेम करते थे। इन्होंने पापा जी को उठा के दे दिए 1200 रुपये और इनको दे दिए 800 रुपये। अब ये तो भैया नाइंसाफ़ी है। अबे तुम्हारी नाइंसाफ़ी गई तेल लेने में हैं। अबे हम 1200 जिसको चाहें उसको दे, जितना दे हमारा पैसा बे, हम मन के मालिक। अबे चाचा तुमसे क्या मतलब है? यही बोल के दे दिए। बोले चाचा तुमसे क्या मतलब, हम तो दे देंगे भैया, 1000 देंगे 2000 देंगे, तुमसे क्या मतलब है ना। तो बोले हाँ हमसे कौन सा मतलब जी, हम फालतू के इधर उधर घूमने वाले आइए हैं, है ना। तो बात ये आती है कि इनको दे दिया इन्होंने 1200 और इनको दे दिया 800, कोई मतलब नहीं है। रुपए टोटल कितने हैं? 2000 ही हैं, लेकिन एक के पास ज़्यादा चला गया। तो इसमें भी रिएक्शन में भी सेम चीज़ होगा कि एक साइड ज़्यादा जाएगा, एक साइड कम जाएगा। चलिए देखते हैं, मतलब फिक्स नहीं है कौन सी साइड ज़्यादा है कौन सी साइड कम। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से जल बनता है, ये टूटी फूटी अवस्था में ही है। देखिए हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1, इसको कुछ करना नहीं है, संतुलित नहीं करना है। तो ये क्या है? असंतुलित रासायनिक समीकरण है, बिगड़ी हुई एक रासायनिक समीकरण है। अबे गाना गाओ बिगड़े हुए, आगे तुम तो जानते हुए हम नहीं जानते फालतू में। तो ये क्या है हमारा? हाइड्रोजन। ये क्या है? ऑक्सीजन। ये क्या है? वाटर, जल, है ना। तो ये हो गया 3 चीज़ हमारे पास। यहाँ पे 2 अणु इसके हाइड्रोजन के 2 हैं, इसके 2 हैं, इसके 2 और 1 हैं, है ना। तो इधर 2 2, इधर 2 1, 2 दूना 4, 2 1 के 2, नहीं 2 + 2, इधर टोटल 4, इधर टोटल 3, बराबर हैं? नहीं है। तो ये कैसा समीकरण है? असंतुलित है, मतलब बैलेंस नहीं है। दोनों साइड बराबर बराबर पैसा देना चाहिए ना। ये कि ऐसे करोगे बे, हैं जैसा पाओगे वैसे करोगे बे। तो इन्होंने जैसा पाया वैसे किया, तो ये समीकरण कैसी? असंतुलित रासायनिक समीकरण, है ना। तो डिफिनीशन क्या लिखेंगे इसकी? वह रासायनिक समीकरण जिनके दोनों पक्षों में परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती है। क्या कहलाते हैं? अब कमेंट करो, हमारे कमेंट बॉक्स को ज़रा सा भर दिया करो बे। 2 लोग कमेंट करते हो फालतू में, 10 लोग कमेंट करते हो, है ना। 100-200 लोग कमेंट करो, 1000 लोग कमेंट करो, तब भी हम माने थोड़ा सा तुम लोग आ रहे हो बे, शर्म नहीं आती बे, कमेंट नहीं करते हो, करो बे चाचा। समझ में ना आए तो बताओ और अच्छे से समझाया जाएगा। और जितना सपोर्ट उतना अच्छा फ़ायदा। डीजी बोर्ड लगवा देंगे जल्दी में, है ना। ये हाथ से लिखने वाला काम ख़त्म हो जाएगा, डीजी बोर्ड लग जाएगा तुम्हारे लिए। लेकिन सब्सक्राइब लिखा होता है ना, SUB, आगे स्पेलिंग मुझे नहीं याद है, लेकिन सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं ज़रा सा। अरे कैसे नहीं याद है बे तुमको? ऐसा मत बोलना, क्योंकि याद है हम लिखेंगे नहीं, तुम्हें क्यों बताएं बे। चलो डिफिनीसन, वह
रासायनिक समीकरण वह रासायनिक समीकरण जिनके दोनों पक्षों में, कहाँ पे, दोनों पक्षों में, वर पक्ष कन्या पक्ष, अबे ये पक्ष की बात नहीं हो रही है, दोनों पक्षों में, मतलब एक रासायनिक समीकरण लिखी हुई है, उसका एक पक्ष इधर एक पक्ष इधर, उनके दोनों पक्षों में जो है वह रासायनिक समीकरण है जिनके दोनों पक्षों में तत्वों एवं परमाणुओं की, इसकी तत्वों एवं परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती है। कैसी नहीं होती है? समान नहीं होती बे, हाँ समान नहीं होती है। बवाल कराने वाली बात है, मार मार के गिरा गिरा के मारेंगे, मार मार के गिराएंगे, गिरा गिरा के मारेंगे, है ना। तो तत्वों एवं परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती है। असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाते हैं। असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाते हैं, है ना। तो वह रासायनिक समीकरण जिनके दोनों पक्षों में परमाणुओं की संख्या, तत्वों की संख्या, परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती, असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाते हैं। बैलेंस्ड इक्वेशन वो था और ये है नॉन बैलेंस्ड इक्वेशन। ये बैलेंस नहीं है, संतुलित नहीं है। एक बार जैसे एक वो शीशा झूला होता है, शीशा झूला ऐसे लगा होता है तो एक साइड 50 लोग बैठ जाओ, एक साइड 2 लोग बैठो, अबे किधर जाएगा, कहाँ उठने वाला है ना। अरे वो लिफ्ट बैलेंस के द्वारा उठाया जा सकता है कि इधर ज़्यादा कर दें, इधर कम कर दें। अब इधर तुम 50 लोगों को बैठाओ, ये अकेला उठा लेगा। लेकिन रासायनिक समीकरण में क्या होता है कि वह रासायनिक समीकरण जिनके दोनों पक्षों में तत्वों एवं परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती है, क्या कहलाते हैं? असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाते हैं, नॉन बैलेंस्ड इक्वेशंस कहलाते हैं। जल्दी से इतना नोट किया जाए, आगे बढ़ते हैं, एक और टॉपिक ख़त्म करेंगे। इसका एग्जाम्पल 2-3 और देखते हैं, है ना। 2-3 टॉपिक और देखेंगे, उसके बाद अपनी स्ट्रीमिंग को समाप्त करेंगे, क्योंकि टाइम ज़्यादा तो नहीं, अभी 50 मिनट लगभग हुआ है, 40-50 मिनट, है ना। लगभग 40-50 मिनट की स्ट्रीमिंग पूरी हो चुकी है हमारी। तो ज़रा सा देखते हैं, कोई आया है लगता है। है ना, आगे बढ़ते हैं ज़रा सा, अपने कॉन्सेप्ट पे आते हैं हम लोग। हमारा रासायनिक समीकरण कहला गया, ये कंप्लीट हो गया। नोट कर लो जल्दी से, आई होप नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। तो ये थे हमारे रासायनिक समीकरण के प्रकार। लेकिन अभी 2 टॉपिक हमारा रह गया रासायनिक समीकरण में ही, असंतुलित, एक मिनट ज़रा सा रुकिएगा, आते हैं, अभी 2 मिनट का ब्रेक लेंगे। हाँ जी, अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं हम लोग। थोड़ा सा कोई आ गया था घर पे, तो ज़रा सा देखने जाना पड़ा कौन आया था। तो कुछ काम से आए थे, कोई आया था हमारे घर पे, तो चलिए उसके लिए सॉरी। आगे बढ़ते हैं। असंतुलित रासायनिक समीकरण, अभी यही हमने जस्ट अभी देखा है। क्या देखा है? असंतुलित। ज़रा सा ये आवाज़ इरिटेट कर रही होगी, स्लो कर देते हैं इसको, है ना। असंतुलित रासायनिक समीकरण, चलो असंतुलित रासायनिक समीकरण होती क्या है ये तो हमने देख लिया, पर इसका अन्य नाम क्या है? एक आध और नाम होगा ना इनका, चाचा कुछ ना कुछ और नाम होगा। तो इनका क्या नाम है? कंकाली समीकरण। क्या बोलते हैं? कंकाली समीकरण। अबे कंकाली, ओ तुम्ही को बोल रहे हैं, अबे तुमको नहीं, इसको इधर बोल रहे थे। कंकाली रासायनिक समीकरण, इसको कंकाली समीकरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कंकाली समीकरण। अबे इसको कंकाली क्यों बोलते हैं? क्योंकि जैसा पाता है वैसा रहता है, बैलेंस तो रह नहीं सकता है। अबे बैलेंस रहना सीख लो तुम भी, तुम्हारे कोई आके तुम्हें भी कंकाली बोल के जाएगा, है ना। चलो, बेचारे को बुरा भी लगा होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। ढांचा समीकरण भी कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं? ढांचा समीकरण। अबे तुम्हारा ढांचा निकल गया, अबे शरीर हड्डी हड्डी हो गई है, ढांचा समीकरण बन चुके हो एकदम, इसकी बात हो रही है इसकी, है ना। तो यह समीकरण क्या कहलाता है? ढांचा समीकरण भी कहलाता है।
इनको दो अन्य नामों से भी जाना जाता था, एक कंकाली समीकरण, एक ढांचा समीकरण। इस नाम को नोट कर लिया जाएगा। आगे बढ़ेंगे, जरा सा एक एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। एक और एग्जाम्पल, N2 + H2 गिव्स आउट NH3। यह है हमारा असंतुलित रासायनिक समीकरण, है ना। जरा सा इसको संतुलित कर लेते हैं एक कोने में, है ना। ये भी पता होना चाहिए संतुलित हो रहा है हमसे कि नहीं हो रहा है। तो N2 + H2 गिव्स आउट NH3, यही तो है हमारा इक्वेशन। इक्वेशन में N2 की बारी आती है। जब N2 की बात जब करते हैं तो देखो N2 यहाँ 2 है, वहाँ N एक ही है। इसका मतलब उधर 2 करना पड़ेगा, 2 कर दिया हमने ना। अबे 2 मत करने लग गया ना, 2 नंबरिंग करनी है उसकी, 2 परमाणु आगे देने हैं उसमें पूरे पे। तो यहाँ पे 2 नाइट्रोजन हो गई, और हाइड्रोजन कितने हैं, 2 3 6, और इधर कितना है 2 हाइड्रोजन, तो इधर दे दो 3 हाइड्रोजन, 3 दूनी 6 हाइड्रोजन। N2 N2 3H2 3H2 हो गया कंप्लीट बैलेंस। ये इक्वेशन संतुलित है। और क्या ये इसी रूप का दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो ये क्या है, असंतुलित रासायनिक समीकरण। अगर गाना गाओ तुम्हें 2 चीज़ आ गया, संतुलित रासायनिक समीकरण सीख गए, असंतुलित रासायनिक समीकरण सीख गए। अब आगे बढ़ते हैं जरा सा, आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, है ना, नहीं बढ़ेंगे तो नहीं बढ़ेंगे, लेकिन बढ़ना तो है ही है कभी ना कभी। जरा सा इसको नोट किया जाए, 1 मिनट में आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये सब हमारा हो चुका है, डन कंप्लीट। ये हो गया हमारा रासायनिक समीकरण के प्रकार। अब बात आती है रासायनिक अभिक्रिया। सबसे पहली बात आती है रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। तो कल लगभग 25 या 20 की सीरीज़ लेके आएंगे, क्योंकि ये आज टाइम ओवर हो जाएगा, आज संतुलित करना नहीं सीख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं जरा सा रासायनिक अभिक्रिया पे। कल 20 या 25 की सीरीज़ लेके आएंगे और उसमें पूरा का पूरा संतुलन करवाएंगे, है ना। 25 का सीरीज रहेगी, उसके बाद संतुलित करने के बाद हम अपना आगे बढ़ेंगे। तो बात आती है अभी के लिए रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। नाम जानेंगे आज के लिए, और रासायनिक अभिक्रिया 2 प्रकार देखेंगे, क्योंकि ये रासायनिक अभिक्रिया 2 ही प्रकार की होती है। अभिक्रिया के प्रकार, इन चाचा को कितने प्रकार से वर्गीकृत किया गया है जरा बताइएगा, है ना। कितने प्रकार के होते हैं, जिनको पता है तुरंत कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में। चैट तो लाइव ऑन ही है अभी। तो अरे कुछ लोगों के में, जैसे ये मोबाइल है हमारा, क्या है, टच पैड हमारा मोबाइल, जो भी लैपटॉप होगा, पैड होगा, टच होगा, ये हमारा मोबाइल है। यहाँ पे वीडियो चल रहा है इतनी दूर में, है ना। यहाँ पे चैनल का नेम लिखा हुआ है ICIS, क्या लिखा है ICIS। यहाँ पे लोगो लगा होगा, सब यहाँ आगे लोगो लगा होगा, और यहाँ पे सब्सक्राइब लिखा होगा, और बेल आइकन बना होगा ऐसे, है ना। और उसके नीचे क्या लिखा होगा, एक लिखा होगा कमेंट का ऑप्शन, उसके नीचे से आपकी अन्य वीडियोज़ आनी शुरू हो जाएंगी, है ना। और यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है आपको, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, है ना। तो यहाँ पे सब लोग लाइव चैट में सोचते हैं चैट करें, लेकिन वहाँ पे ऑप्शन आता है लाइव चैट हैज़ मूव्ड। क्या लिख के आता है, लाइव चैट, चाट नहीं बे, चैट है। चाट खाने में बहुत तेज हो, हाँ, चाट के चाट खाओगे, चाट के फेंक आओगे बे। तो लाइव चैट हैज़ मूव्ड, क्या लिख के आ रहा है, लाइव चैट हैज़ मूव्ड। ये लिख के अगर आ रहा है तो एक बार इस पर प्रेस करेंगे, जो लाइव चैट का ऑप्शन है, जब उस पर क्लिक करेंगे तो कमेंट वाला ऑप्शन जो रहेगा वो हट जाएगा, ऐसे इधर को स्वाइप हो जाएगा, इधर चला जाएगा, और एक नया खुल के आएगा इधर को, और जब खुल जाएगा तो वो ऐसे बना रहेगा, है ना। तो उस पर एक बार और क्लिक करेंगे तो आपकी चैट ओपन हो जाएगी, और वहाँ पे चैट बॉक्स में सब्सक्राइब करने के बाद चैट कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के 5 मिनट बाद चैट अपने आप शुरू हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं अपने पे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार पे, है ना। तो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, रासायनिक अभिक्रिया 2 प्रकार की होती है। एक होती है उत्क्रमणीय अभिक्रिया, और दूसरी होती है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। अब उत्क्रमणीय क्या होती है, अनुत्क्रमणीय क्या होती है, इनके बारे में ज़रा सा हमें जानना है ना, कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है। तो बात आती है जब अभिक्रिया को, तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया को बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन।
और अनुत्क्रमणीय इर्रिवर्सिबल रिएक्शन। है ना, उत्क्रमणीय को बोलते हैं रिवर्सिबल और अनुत्क्रमणीय को इर्रिवर्सिबल। सबसे पहली बात, इनके एक शब्द को पकड़ते हैं हम। यहाँ पे लिखा है रिवर्स, क्या लिखा है? रिवर्स, हिंदी में लिख दे रहे हैं रिवर्स, है ना। यहाँ लिखा है इर्रिवर्स। तो बात आती है रिवर्स की, तो जिनके जिनके यहाँ कार होगी या फिर कोई भी गाड़ी कोई देखा तो जरूर होगा और मुँह से सुने हो, रिवर्स गियर में लेके जा रहे थे, है ना। रिवर्स गियर में लेके जा रहे थे गाड़ी, रिवर्स गियर में लेके जात रहा, अगर अवधि में बोले तो, है ना। और रिवर्स गियर में लेके जा रहा था, है ना, या फिर रिवर्स ले रहा था, है ना, बैक हो रहा था, रिवर्स ले रहा था। तो इसका मतलब कि ये क्रिया जो है रिवर्स होती है, आगे तो चलेगी पीछे भी चलेगी। अबे हम दोनों साइड से रहेंगे, आगे भी जाएंगे पीछे भी जाएंगे। आगे आओगे तुमको इधर से भी मारेंगे, इधर से आओगे तो इधर से भी ठोकेंगे, है ना। तो चलो ठोक देते हैं ज़रा सा। कोई ऐसी रिएक्शन जो दोनों ओर हो, मतलब अभिकारक से तो उत्पाद बनता ही है, सबको पता है कि अभिकारक से क्या बनता है? उत्पाद बनता है। लेकिन इस रिएक्शन में क्या होता है? उत्पाद से भी अभिकारक बनता है। इसका सिंबल डोनेट मतलब देख लीजिएगा ज़रा सा कैसे होता है कि अभिकारक से उत्पाद, अभिकारक से उत्पाद और उत्पाद से अभिकारक दोनों बनते हों, क्या कहलाती है? उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। डेफिनेशन कल लिखेंगे। यहाँ पे लगा है इर्रिवर्सिबल रिएक्शन। तो इर्रिवर्सिबल मतलब रिवर्स ना हो, तो केवल एक के साइड, मतलब अगर एम रख लिया तो चाचा उधर ही जाएंगे, चाहे तुम 40 करोड़ रुपए दे दो, हम नहीं घूमने वाले पे, जाएंगे तो उधर ही जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे, है ना। तो इसमें इर्रिवर्स लिखा है, क्या लिखा है? इर्रिवर्स। इर्रिवर्स मतलब क्या लिखा है? इर्रिवर्स, ये लिखा हुआ है इर्रिवर्स। इर्रिवर्स मतलब बैक नहीं होगी, वापस नहीं होगी। क्या नहीं होगी? वापस नहीं होगी। अब हम सीधा जा रहे हैं, कदम पीछे नहीं रखेंगे तो नहीं रखेंगे, है ना। तो वापस नहीं होती। तो क्या होती है? अभिकारक जो होता है, अभिकारक कौन सा? अभिकारक किसी भी रासायनिक क्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं। जो अभिकारक है उससे सीधे सीधे क्या बनेगा? उत्पाद बनेगा। क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा, उत्पाद बनेगा। अब उत्पाद को दोबारा प्रोडक्ट मतलब अभिकारक में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। गांव में गेहूं था, है ना, खेत से गेहूं निकला। गांव में खेत था, खेत से गेहूं निकला। अब क्या गेहूं जो है वो आटे के लिए गया चक्की पे, राइस मिल पे, है ना। राइस मिल पे क्या? आटा चक्की पे गया, है ना। आटा मिल पे जब गया वो, तो आटा बना दिया गया। अब गेहूं से आटा जब बन गया तो क्या आटे से दोबारा गेहूं बनाया जा सकता है? नहीं बनाया जा सकता, है ना। अब ये मुझे नहीं मालूम है कि आधुनिक कोई तकनीक आ गई हो कि गेहूं से, आटे से भी गेहूं बनाया जाए। आपके पास हो तो बताना। तो गेहूं से तो आटा बन गया, पर आटे से गेहूं नहीं बनेगा। वैसे ही अभिकारक से उत्पाद तो बन गया, पर उत्पाद से अभिकारक नहीं बनेगा। तो कैसी रिएक्शन? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। और जब अभिकारक से उत्पाद और उत्पाद से अभिकारक दोनों बन जाएं, जैसे किससे कोई एग्जाम्पल लेते हैं एक, जैसे क्या लेते हैं हम लोग? कोई एग्जाम्पल लेते हैं जो क्या हो? उत्क्रमणीय हो। तो उत्क्रमणीय का रिएक्शन मतलब एग्जाम्पल आप लोगों को कमेंट करना है और कल बताते रहना है। जो बताएगा उसको भी वो बताएगा भाई, आगे क्या बताया ना, जब बताओगे तो बताओगे। एग्जाम्पल ही इसका होमवर्क है। कोई घरेलू एग्जाम्पल ढूंढ के लाना, केमिस्ट्री का एग्जाम्पल नहीं, क्योंकि केमिस्ट्री हम पढ़ाएंगे, है ना, हम बताएंगे एग्जाम्पल इतने हैं, लेकिन तुम्हें घरेलू एग्जाम्पल लेके आना है। जो इस एग्जाम्पल को सबसे पहले कमेंट करेगा वो कमेंट करेगा भैया, है ना। आगे बढ़ते हैं, ज़रा सा ख़त्म करते हैं अपना लेक्चर ये आज के लिए, है ना। पहले देखिए ज़रा इसको। तो टाइमिंग हमारी लगभग 50 से 55 मिनट की हो चुकी है। आज के लिए इतना काफ़ी है, क्योंकि लगभग टाइम हो चुका है हमारा। अपलोड भी करना है वीडियो और आप लोगों के साथ प्रीमार सेट करते रहना है। आप लोग अंत तक बने रहे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, ये आपका जो फ्रेंड सर्कल होता है ना, जैसे चाची के मामा के दादा के यहाँ जो रिश्तेदारी है आपकी, मजाक कर रहे हैं, मतलब जो भी फ्रेंड्स होंगे, जैसे कोई भी स्कूल होगा, 4 लाख 5 लाख जो भी स्कूल हैं, मान लो तुम्हारे एरिया में 5 स्कूल होंगे ना, 5 से नीचे स्कूल नहीं होंगे। एरिया में अगर 5 स्कूल हैं तो 5 स्कूल में इतना 2 2 4 1 5 स्कूल,
मान लो एक का नाम ए है, एक का नाम बी है, एक का नाम सी, एक का नाम डी, एक का नाम ई। तो तुम्हें ए वाला जो है स्कूल में लगभग 2 सेक्शन हर जगह होते हैं, गर्ल्स बॉयज़, है ना। 60 से 70 बच्चे एक सेक्शन में, 60-70 मान लेते हैं, दोनों सेक्शन मिला के 60-60 बच्चे लेते चलते हैं, है ना। तो इनको बताओ पांचों स्कूलों में कि हमारी वीडियोस बहुत अच्छी आ रही हैं, अगर अच्छी हो तो, है ना, अच्छी आ रही हैं। और 60 से 70 बच्चे में से कम 20 बच्चों को लाइव लेके आओ, है ना। इनमें से भी 20 को लाइव लेके आओ, 10 लेके आओ लाइव, अगर नहीं आ रहे तो 10 लेके आओ, है ना, 20 लेके आओ, बाकी देखेंगे तो सब अपने आप आ जाएंगे। अब हमारे पास बच्चे कितने, 20-20, 40, 10, 50, 10, 60, 20, 80 बच्चे आ गए। अब इन 80 बच्चे जरूरी ही नहीं है कि इनका कोई फ्रेंड सर्कल ना हो, इनका कोई जोन ना हो सकता है अलग जोन से आते हों, इनका अलग जोन बटेगा तो ये भी ऐसे लेके आएंगे, हमारे बच्चों की संख्या बहुत बढ़ जाएगी। अभी तो फिलहाल बच्चों की संख्या काफ़ी डाउन है, लेकिन धीरे धीरे बढ़ती रहेगी। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, नमस्ते, वड़क्कम, नमस्कारम। आगे बढ़ते हैं, कल मिलेंगे, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।